Hello students, myself Mohammad Shahzade sir. Today I am going to start once again for lecture number 4 for static subject and chapter 3rd. इस ये टॉपिक जो चैप्टर 3rd का है और हम लोग लेक्चर 4 कवर करें। इससे पहले हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा पढ़ा था, उसके मेथड्स दोनों के किस तरह कैलकुलेट करे थे उसके बारे में पढ़े थे। आज जो है जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। और ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, मतलब बनता ही बनता है। मतलब आप कहोगे सर आप देने वाले हो क्या? पता नहीं, हो भी सकता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। अब सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स होती क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ी सी हम आपको बेस क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि स्कूल है और स्कूल में 3 टीचर हैं और अलग अलग स्ट्रीम मतलब टीचर्स हैं, और अकाउंट्स कोई और पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स कोई और पढ़ाता है, बीएसटी कोई और पढ़ाता है। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी, अचानक से प्रिंसिपल मैम उस इकोनॉमिक्स की क्लास में आ गई और उन्होंने 12th की क्लास चल रही थी और अचानक से वहाँ पे आ गई और उन्होंने कहा 11th की चलाते हैं, 11th क्लास चल रही थी और अचानक से आ गई। उन्होंने कहा मैम ने देखा, उन्होंने कहा कि ये बताइए आपकी क्लास इकोनॉमिक्स कैसी चल रही है? मैम ने कहा मैम बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने नज़र दौड़ा के देखा तो पता चला नज़र में उनके जो है 50 स्टूडेंट उस वक्त प्रेजेंट थे, मतलब इस क्लास की स्ट्रेंथ जो थी 50 स्टूडेंट की थी। उन्होंने जो है नज़र दौड़ा के देखा तो पता चला 50 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा अच्छा कैसी सब क्लासेस चली? उन्होंने कहा सब बहुत अच्छी चली। उन्होंने कहा बच्चों सबको समझ में आ रहा है? उन बच्चों ने कहा कि हाँ मैम सबको समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए जो है आज आपका जो है सरप्राइज़ टेस्ट होगा। अब मैम तो घबरा गई, अरे अब क्या होगा, अब तो हमारी पोल खुल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब जो है टेस्ट लेने वाले सभी लोग जल्दी जल्दी रेडी हो गए। मैम प्रिंसिपल मैम पर्सनली खुद अपनी ऑफिस से 50 पेपर मंगवाती हैं और जो है जो प्रिंसिपल मैम है इत्तेफाक से वो खुद ही प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की, मगर वो जो है अभी प्रेजेंट टाइम क्या है, प्रिंसिपल है। कभी टीचर थी मगर वो प्रिंसिपल है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करो कि तुम लोग इकोनॉमिक्स का जो है सरप्राइज टेस्ट दो, मतलब आप लोगों की एबिलिटी को चेक करेंगे हम। उन सब लोगों ने कहा ठीक है मैम। अब पता चला कि सब लोगों ने टेस्ट देने के लिए पेपर लिए और सभी लोगों ने एग्ज़ाम टेस्ट देना शुरू किए। 1 घंटे के बाद आफ्टर वन आवर कि सभी लोगों की पेपर को टेस्ट पेपर को मैम ने कलेक्ट किया और इंडिविजुअली सभी का पर्सनली तौर पे अपने प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर एक एक लोग की कॉपियों को चेक किया। ठीक है, और फिर पता चला कि जो रिज़ल्ट आया तो पता चला कि वो जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव था। यानी जो मैम ने कहा, जो बच्चों ने कहा कि हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, इत्तेफाक से 50 में से 45 बच्चे पास आउट अच्छे मार्क्स से हो गए, 5 जो है बच्चे एवरेज थे। अब ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो अब क्या हुआ कि सब मैम ने सभी को जज किया और एनालिसिस किया कि वाकई सभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बेटा सेंसस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स या सेंसस मेथड। क्या कहते हैं इसको? सेंसियस मेथड। कुछ लोग सेंसस कहते हैं, कुछ लोग सेंसियस कहते हैं, तो सेंसस मेथड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है ये चीज़ें समझ में आ रही। यानी प्रिंसिपल मैम ने इंडिविजुअली हर बच्चे का पर्सनल तौर पे डिटेल को चेक किया, उनके रिजल्ट को राइट ऑफ करके उन लोगों के सामने प्रेजेंट किया। ये पूरा एनालिसिस जो हुआ है इंडिविजुअली तौर पे हर लोगों का पर्सनली तौर पर एक एक लोगों का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसस मेथड। ठीक है, आप कहेंगे सर कुछ और एग्जाम्पल? अभी एग्जाम्पल बताएंगे आपको, चलिए अभी बता देते हैं। चलते हैं, मान लेते हैं एक जो है एक मोहल्ला है। ठीक है, एक मोहल्ले में पता चला कि वहाँ की कितनी जो है पॉपुलेशन उस मोहल्ले में रहती है। एक जो है एक टीम बनाएगी 5 लोगों की, 5 लोगों को कहा गया कि जाओ तुम इन्वेस्टिगेशन करके आओ। इन्वेस्टिगेशन करके आओ मतलब ये वर्ड सर समझ नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो क्राइम कर रहे हैं, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना, डिटेल को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करना, लोगों के सामने जो उसकी मेन ऑनर है, जिनको नीड है उसकी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसीलिए वो सेंसस कर रहे हैं। तो वो जा करके बंदा हर घर पे नॉक करके पूछता है कि कितने लोग आपके यहाँ हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ये पूरा का पूरा उस मोहल्ले का डेटा कलेक्ट करके ला करके लोग उस ऑनर के सामने प्रेजेंट करता है, जिसको उसकी नीड है, यानी गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करता है। ये जो सिचुएशन होती है इसको कहते हैं सेंसस मेथड। ओके स्टूडेंट, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो प्रिंसिपल मैम वाला याद है कि क्लास में आई थी, टेस्ट लिया था, सभी लोगों के एबिलिटी को चेक किया और सभी की एबिलिटी को पता चला, पर्सनली तौर पर उन्होंने चेक किया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंसस मेथड कहते हैं। अब आते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रिलीवेंट फील्ड ऑफ इंक्वायरी। समझ में आ गया?
किस फील्ड से रिलेटेड, जो भी फील्ड से आप रिलेटेड जो भी इंक्वायरी चाहिए वो आपने इन्वेस्टिगेशन किया। अ सर्वे में बी कंडक्टेड बाई आइदर ऑफ द टू मेथड, दो मेथड से हम लोग इसको कंडक्टेड करते हैं, यानी किसी भी डिटेल को इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए दो मेथड का यूज़ होता है। पहला सेंसस मेथड, दूसरा सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड मैंने बताया आपको, इसका तो कुछ डिफिनेशन है। व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as census method। यानी कि when investigation is conducted, जब investigation स्टार्ट होती है पीपल्स के बारे में जानने के लिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक चीज़ के बारे में, उस हर एक चीज़ के बारे में जो हम लोग पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेशन करके जो डिटेल को कलेक्ट करते हैं, डेटा इज़ कलेक्टेड, डेटा को कलेक्ट करते हैं उनके बारे में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। जो इंडिविजुअली पर्सनली तौर पे हर एक बंदे का जा करके इंडिविजुअली तौर पे डिटेल को चेक किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है उसका रिजल्ट, उसको क्या कहते हैं, सेंसस मेथड। इसमें पॉइंट है पहला, हम लोग मान सकते हैं पहला पॉइंट इसमें, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। इसमें जो एरिया होता है इन्वेस्टिगेशन का वो लिमिटेड होता है। वो क्लास में कितने बच्चे हैं, 50, तो लिमिटेड एरिया है ना, लिमिटेड बच्चों का इन्वेस्टिगेशन होगा। ओके, हाईली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर आर नीडेड। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। प्रिंसिपल मैम ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, ऑलरेडी पहले वो बड़े यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ा के ही आई हैं वो, इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रही, इकोनॉमिक्स के का ऑब्जर्व कर रही हैं कि आप जो है कितने एबल हैं, कितनी नॉलेज आपने अचीव की है, कितनी नहीं ली है, कि हवा में ही सिर्फ बातें हो रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बर्थ रेट जानने के लिए, अब क्या है सर, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन को जानने के लिए जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, मेडिकल वाले एक बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं। अगर कोई मर जाता है वहाँ पे तो डेथ रेट सर्टिफिकेट बना के देते हैं। तो इससे पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी है, यानी तभी पता चल रहा है कि पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है या इतनी घट गई या इतनी बढ़ गई, इतने लोग मर गए, इतना पैदा हो गए। तो ये सब क्या है, उससे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इसमें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्लीट एग्जामिनेशन। इसको हम लोग कंप्लीट एग्जामिनेशन के बेस में स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2019, जब 2019 में जनगणना हुई थी, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टूड एट 135 करोड़ अप्रॉक्स। यानी 2019 में जब जनगणना हुई तो 135 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है, ये बताया गया है। अप्रॉक्सीमेट है, बड़ा एग्जैक्ट रूट नहीं है ये। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके मेरिट के बारे में। ये क्या है भाई, इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन डीपली कलेक्ट करते हैं इसमें, कि कितने बच्चे पढ़ने वाले, कितने नहीं है, कितने का मार्क्स कितना आया, कितने मार्क्स नहीं आया। तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, हमारा जो है उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल पता चलती है। तो इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो भी डिटेल निकलेगी वो हाई डिग्री फैक्ट एंड फिगर में होगी, किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने खुद ही उसको चेक किया हुआ है। मोर रिलायबिलिटी, ठीक है ना। अब क्या है भाई, 50-50 का टेस्ट लेने पर मैम ने कहा कितने पढ़ने वाले हैं और पता चल गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, फैक्ट एंड फिगर। उन्होंने पता चल गया कि भाई बच्चे कितने पढ़ने वाले, कितने नहीं है, कितने लोग पास आउट हो पाएंगे, कितने लोग पास आउट नहीं हो पाएंगे। तो ये मोर रिलायबिलिटी हो गई। फिर है सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड। ये क्या है, जो मेथड यूज़ हो उसका यूज़ करके हम लोग सेंसस करेंगे। जो बेस्ट मेथड होगा, जो बेस्ट तरीका होगा, उसी का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले, सेंसस करने वाले। फिर है ईजिली कंपेरेबल। आप क्या करें, इसको किसी भी क्लास से कंपेयर करने में ईजिली होगा। अब जैसे यहाँ पे 50 बच्चों को टेस्ट लिया, सभी पास हो गए, कुछ 45 लोग अच्छे मार्क्स से पास हुए। किसी और क्लास का लेकर के जो है फिर से उससे जब कंपेयर करते हैं, यानी 12 कॉमर्स से और 11 कॉमर्स से जब कंपेयर करते हैं तो 50 उसमें भी 50 इसमें भी, तो पता चला कि 12 कॉमर्स वाले 50 में 50 लोग अच्छे पास आउट हुए, अच्छे मार्क्स से पास हुए, और इसमें 45। तो ये कंपेयर करने में आसानी होगी ना जी। अब आते हैं इसमें, डीमेरिट भी हो सकती है हर किसी की, ऑफ कोर्स। आइए, एक्सपेंसिव टाइम एक्सपेंसिव होता है। हर लोग मैम इंडिविजुअली बैठ करें, हर लोगों का अलग अलग तरीके डिटेल को चेक करेंगी। कुछ जो टाइम वो जो है कितना उनका एक्चुअली जो वर्क था वो पूरे के पूरे स्कूल को कवर करना था, मगर वो इस वजह से जो उनको मीटिंग वगैरह थी वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, जिससे उनका जो है फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है। बुक्स वाले आने वाले तो उनको विजिट करना था, उनसे टीचर अच्छे हायर करने थे, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेंसिव हो जाता है।
टाइम कंज्यूमिंग, एक एक लोग को चेक करेंगे टाइम कंज्यूमिंग होगा। नीड मोर मैन पावर, इस काम को करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, इंडिविजुअली तो कर नहीं कोई सकता, ठीक है। एंड लेंथी प्रोसेस, ये क्या होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। अब हम लोग बात करते हैं सैम्पलिंग मेथड में। अब इसको समझ लीजिए, इसको समझने के लिए वापस वही क्लास का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ले तो सकते हैं हम लोग और भी, कोरोना वायरस वाला भी ले सकते हैं, बहुत लेटेस्ट चल रहा है, मगर हम लोग क्लास वाला, वही क्लास वाला फिर से मैम आई, टीचर क्लास ले रहे थे, पता चला बच्चों ने कहा कि हाँ मैम अच्छी क्लासेस चल रही है, पता चला कि मैम ने कहा अच्छा ये बताओ, चलो भाई तुम खड़े हो जाओ, पूरी क्लास का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे कॉपी दी गई थी, इंडिविजुअली चेक किया जा रहा था हर बच्चे का, यहाँ पे बोला गया अच्छा तुम खड़े हो जाओ, डिमांड बताओ, तुम खड़े हो जाओ, सप्लाई बताओ, तुम बताओ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तुम बताओ सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या होती है, तुम बताओ मार्केट क्या होता है। तो 10 बच्चों को उठा करके बीच बीच से उन्होंने सभी के बारे में पूछा कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या है, सभी लोगों ने अगर आंसर दे दिया तो मैम ये समझ जाएंगी नहीं ये क्लास बहुत ही अच्छी है। अगर उन 10 में से किसी ने भी जो है 2 से 4 लोगों ने जवाब दिया, बाकी ने जवाब नहीं दी, तो मैम समझ जाएंगी ये क्लास जो है एवरेज है। और अगर किसी ने नहीं दिया तो पता चला कि मैम समझ जाएंगी कि ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसलिए इसको ज़्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा, फिर आपको भी डांट पड़ेगी और टीचर को भी डांट पड़ेगी। ओके, तो अब जो है एग्जाम्पल समझ आ रहा है ना। तो हम लोग 50 में से 2-4 लोगों को बच्चों को सिलेक्ट करके हमने एनालिसिस किया, हमने जांच पड़ताल की एग्जैक्टली ये क्लास चल कैसी रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैम्पलिंग मेथड। ओके स्टूडेंट, चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। आप जब राइस खरीदने जाते हो मार्केट में, ठीक है ना, तो राइस मम्मा आपकी जब जाती है राइस खरीदने के लिए तो चावल का थोड़ा सा दाना लेकर उसको चेक करती है, थोड़ा सा खाती भी है, और चेक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती कि नहीं ये चावल अगर उनको अच्छा लगता है, थोड़ा महकता है और अच्छा आसानी से उसको थोड़ा सा ले करके पूरा चेक करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी पूरी बोरिया जो है उसको फाड़ करके पूरा एक एक दाना चेक करती नहीं ये दाना सही ये वाला गड़बड़ है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो ये क्या होता है हमारा सैम्पलिंग, मतलब थोड़े से डिटेल को ले करके पूरे के बारे में एनालिसिस कर लेना, इसी को कहते हैं सैम्पलिंग मेथड। डिफिनेशन ऊपर बड़ी वाली है, नीचे शॉर्ट में समझाएंगे। व्हेन ओनली सम representative items of a population are selected and data collected from these items are used for the analysis, यानी पूरे के पॉपुलेशन में कुछ डेटा को कलेक्ट करके उस सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करके लोगों के बारे में प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए भाई मेरिट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मेरिट में क्या है, पहला कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता है, सही है, नहीं ये कम खर्चीला होता है, जाहिर सी बात है पूरे लोगों को पेपर देती, पूरे लोगों का टेस्ट होता, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता और ज़्यादा खर्चा भी होता पेपर वगैरह का, तो इसलिए क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव। मेरिट इसमें अच्छी है कि इसका कम कॉस्ट बैठती है। ग्रेटर स्पीड, जल्द से जल्द इस डिटेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को रिजल्ट को हम लोग इस क्लास के बारे में कवर अप कर सकते हैं। हाई एक्यूरेसी, यह अच्छी खासी एक्यूरेसी होती, जो भी डिटेल मिलेगी सही मिलेगी। कन्वेनियंस, ओके स्टूडेंट, कन्वीनियंस में हमें थोड़ा आसानी से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली जो है क्या पोजीशन है इस क्लास की क्या नहीं है। फिर है साइंटिफिक अप्रोच, अब क्या हुआ इसको समझ लीजिए। पता चला मैम ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम बताओ डिमांड, तुम बताओ सप्लाई, तब से मैम देख ही रही थी क्लास वाली, तुरंत मैम ने कहा मैम उस बच्चे को कॉर्नर वाले को उठाइए वो मार्केट बता देगा, मैम उस वाले कॉर्नर बच्चे को उठाइए वो डिमांड बता देगा। तो ये क्या हुआ कि मैम ने अपनी क्लास जो क्लास में आपके सब्जेक्ट टीचर है उन्होंने अपनी पोजीशन को और अच्छा करने के लिए कि बच्चे कहीं जो है कहीं ना बता पाएँ, इसीलिए ऐसे बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट करके बताने की कोशिश करवाई कि जो है सब लोग बता सके, क्वेश्चन आंसर दे सके और प्रिंसिपल इंप्रेस होकर चली जाए। तो ये क्या है, साइंटिफिक अप्रोच है कि जो भी डिटेल निकालें वो ऐसे दिमाग से ऐसे सोच समझ करके इस तरीके से निकालें कि आपका आंसर जो आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है एकदम एक्यूरेट हो। फिर है डिटेल्ड इंक्वायरी, आपकी इंक्वायरी जो होगी वो डिटेल में हो जाएगी। और मेरिट हम लोग पढ़ेंगे क्या है, डिफ़िकल्ट इन एक्यूरेसी। अब जो है ये बताइए कि 50 लोग क्लास में 5 लोगों से पूछ करके पूरे के पूरे क्लास के बारे में जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं ना। तो क्या है, डिफ़िकल्ट इन एक्यूरेसी हो जाएगी। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैम्पल। अब क्या होगा कि किसी एक के बेस में पूरे के बारे में एनालिसिस कर लेना, वो तो गलत हो गया ना। फिर आइए बायस ऑन सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। अब हमने क्या होता है कि बायस होता है, पता चला कि उन बच्चों में से पता चला टीचर ने सब्जेक्ट टीचर से कहा कि ठीक है बताइए कौन कौन बच्चे बता लेंगे, 5 लोगों को खड़ा करवा दिए जो अच्छा पढ़ने वाले थे, उन्होंने बता दिया, तो ये क्या हो गया, डीमेरिट हो गया ना। बाकी तो पता ही नहीं है ना कि पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। नॉट पॉसिबल इन
हिट्रोजीनियस, हर किसी के लिए जो है इक्वलिटी एक जैसी नहीं हो सकती है इसमें, ठीक है ना, जब तक आप इंडिविजुअली तरीके से उस डिटेल को कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो इसके बारे में हम लोग अब जो है ये टॉपिक ये देखा जाए तो इस चैप्टर का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया है। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको वापस फिर से बताऊँगा।